वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 3 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कई ऐसे पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, आप लोगों को पिछले जो पहला पॉइंट था इसके बारे में आपको कुछ याद होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि 1895 ईस्वी में सबसे पहले बिरसा को घूमते हुए देखा गया था। कहाँ देखा गया था? छोटा नागपुर के इलाकों में देखा गया था। फिर हमने पढ़ा कि इनको समर्थन कौन करते थे, तो संथाल और उराव थे। जनजाति जो थे वो क्या क्या कार्य करते थे, तो कुछ थे जो घुमंतू खेती करते थे जिसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। कुछ थे जो शिकारी थे, संग्राहक थे, कुछ खेती करते थे। तो आज का जो पॉइंट है ये हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो 19वीं सदी के पहले से ही बहुत सारे जनजाति जो हैं, कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। तो हमने पढ़ा था इसके पहले कि जनजाति जो थे एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह से हस्तांतरित होते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो 19वीं सदी के पहले से ही बहुत सारे ऐसे जनजाति थे, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, जो कि एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। फिर हमने पढ़ा कि वो जब एक जगह टिककर खेती करने लगे तो वो कई ऐसे उपकरण का भी इसका इस्तेमाल करने लगे थे, जैसे हल का इस्तेमाल करने लगे थे। और जब वो एक जगह टिककर खेती करने लगे तो उन्हें ज़मीन पर उनका अधिकार मिलते जा रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह छोड़कर रहने वाले आदिवासी समूह, शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले जो थे, वो जो हैं मुख्य रूप से ज़्यादा वो सभ्य दिखाई देते थे। तो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश अफसरों को क्या था कि गोंड और संथाल जैसे एक जगह छोड़कर रहने वाले, जैसे एक स्थान पर नहीं रहते थे फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो उनके मुकाबले जो गोंड और संथाल ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। फिर हम देखते हैं क्या है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ब्रिटिश शासन जब आए थे, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ कि आदिवासी समूह का जीवन जो है वो बदल गया था। वो कैसे बदला ये हम देखते हैं। आदिवासियों के आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, ये एक पॉइंट है। इसे हम देखते हैं क्या कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासियों के जो मुखिया होते थे उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। इनके पास जो था वो औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। उनके पास औरों से ज़्यादा क्या होती थी? आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। क्या होता था कि कई जगह पर उनकी अपनी पुलिस व्यवस्था होती थी। वे ज़मीन एवं वन प्रबंधक के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन हुआ, जब ब्रिटिश शासन के तहत अब क्या हुआ कि जो आदिवासी मुखिया थे उनके काम काज, अधिकार जो था काफ़ी बदल गया था। तो क्यों बदल गया था? क्योंकि जो मुखिया होते थे आदिवासी के, वो उनका अपना वो नियम कानून खुद बनाते थे, वो सब पर नियंत्रण रखते थे, उनकी अपनी ताकत होती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए तो क्या होने लगा, अब उनका जो नियम कानून था, उनका जो जीवन में महत्व था वो जो था कम होता चला जा रहा था। गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो उनको मिल जाता था, मतलब गांव के लिए पर ज़मीन का मालिकाना जो है मालिक के तौर पर ब्रिटिश सरकार जो है उनको दे देती थी। लेकिन उनको जो शासक जो शक्ति होती थी वो छीन गई थी। वो अपने अधिकार से, अपनी इच्छा से उस क्षेत्र पर, उस गांव पे नियंत्रण नहीं कर सकते थे, ना कोई नियम बना सकते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उसे वो मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। फिर अंग्रेज़ों को क्या होता था, उन्हें नजराना देना पड़ता था। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के गांव में लट्ठों का घर बनाया जाता था। ये जो घर बनाया जाता था तो पूरा गांव इनकी मदद करता था। अगला पॉइंट है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होती थी जो यहाँ वहाँ भटकते थे। तो
ऐसे समूह मतलब ऐसे जनजाति से अंग्रेज़ों को परेशानी होती थी जो कि इधर उधर एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो इधर उधर भटकते थे, एक जगह नहीं ठहर कर रहते थे। तो अंग्रेज़ों वे चाहते थे कि आदिवासी एक जगह जो है वो ठहर कर रहें। इससे क्या होता था उन्हें कि अस्थायी रूप से जब एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था अंग्रेज़ों को। इसीलिए अंग्रेज़ चाहते थे कि जनजाति जो है एक ही जगह पर स्थिर रहें, क्योंकि अगर जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उन पर अंग्रेज़ों को उन पर नज़र रखना पड़ता था। इसके लिए उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। फिर हम देखते हैं क्या कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं रही। तो हम यहाँ पहले भी हमने पढ़ा कि जो आदिवासी थे, ये जो जनजाति थे, ये एक जगह पर नहीं रहते थे, जिससे कि अंग्रेज़ों को क्या होता था, कठिनाई होती थी। वो चाहते थे कि एक जगह पर अगर ये अस्थायी रूप से रहें तो इनको नियंत्रित करना आसान होता था, लेकिन जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो इनको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उनका जो ये सपना था, इनकी जो कोशिश थी अंग्रेज़ों को कि इन्हें एक जगह रखें, उनका ये सपना जो है, इनको जो ये कोशिश था वो कामयाब नहीं हुआ था। फिर हम पढ़ते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। अब क्या हो रहा है, वन कानूनों में बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो हमने इसके पहले भी अभी हमने बताया कि अंग्रेज जो हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए कई तरह के वो नियम कानून बना रहे थे। अंग्रेज़ों के सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। अंग्रेज जो हैं उनके जो सारे जंगल थे, आदिवासियों के जो जंगल थे, उस पर क्या करते थे, वो नियंत्रण स्थापित करते थे। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए। तो अंग्रेज क्या किए, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए और कुछ जंगल को दिए आरक्षित वन घोषित कर दिए। कुछ जंगल को ये क्या किए अंग्रेज, आरक्षित वन घोषित कर दिए। बहुत सारे ऐसे जंगल थे वहाँ पर अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारत लकड़ी तो पैदा होती ही थी। तो इन जंगलों में क्या था कि लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या फिर पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। क्यों इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। अंग्रेज जो है जंगल को राज्य को की संपत्ति घोषित कर दिए, कुछ जंगलों को क्या किए, आरक्षित वन घोषित कर दिए। तो इससे जो है आदिवासियों को बहुत अधिक परेशानी होगी। वो क्या है कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जंगल में व्यतीत नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं क्या कि स्लीपर क्या है। तो इसके पहले जब हमने बताया कि जंगल में कई ऐसे तरह की लकड़ी होती थी जिससे कि अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज जो है उनके ज़रूरत के लिए, इमारत के लिए लकड़ी पैदा होती थी। अब अंग्रेज़ों को क्या होने लगा कि जब जंगल में आदिवासियों को जाने से मना कर देते हैं तो कई तरह की समस्या पैदा हो गई। अब ये समस्या को क्या थी कि रेलवे जो स्लीपर होता था उसके लिए पेड़ काटने के लिए, लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती थी। और जब ये लोग मना कर दिए थे कि आदिवासियों को कि जंगल में आपको नहीं जाना है, तो ये लोग जंगल में जाते नहीं थे। तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ, अब मजदूर की आवश्यकता होने लगी थी। अब हम देखते हैं क्या स्लीपर क्या है। लकड़ी के 36 तख्ते, लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए और वहां खेती करने की छूट दे दी। अब क्या करते हैं औपनिवेशिक जो अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दे देते हैं। झूम काश्तकार जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो इन्हें एक स्थान पर दे दिया गया कि अब आप इधर उधर न जाएं। छोटे छोटे ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया और साथ ही बशर्ते उन्हें गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। मतलब उन्हें जो ये ज़मीन का जो छोटा टुकड़ा दिया गया था, तो किस लिए कि आपको ज़मीन का हम छोटा टुकड़ा दे देते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा कि आपको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। तो ये भी जो कार्य अपनाया गया था, ये अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए ही अपनाए थे। ये जो नियम बनाए थे, ये अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए ही बनाए थे। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। अब जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, वो विरोध तो करेंगे ही
इतने सारे जो कानून बना दिया गया था, वन कानून का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि राज्य को संपत्ति घोषित कर दिया गया। फिर जो जंगल था जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से रहते थे, स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका यापन करते थे, उसे भी आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो आदिवासियों में, जनजातियों में जो हुआ, आक्रोश की भावना उत्पन्न होती चली गई थी। अब औपनिवेशिक वन कानून का ये विरोध करने लगे थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो अंग्रेज को जो नियम थे वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो अंग्रेज नियम बनाए हैं हमारे खिलाफ, तो ये नियम हम नहीं मानेंगे। और इसका वो खुले आम से, वो बिल्कुल खुले रूप से इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो नियम कानून है वो हम नहीं मानेंगे, और उसी तौर तरीके से वो जीते थे जिससे कि सरकार गैर कानूनी घोषित कर दी थी। अब आदिवासी जिस तरह से जीते थे, अंग्रेज क्या कहते थे कि नहीं, आप जिस तरह से जी रहे हैं वो क्या है, गैर कानूनी है। लेकिन आदिवासी जो हैं, जनजाति जो हैं, इसका विरोध करने लगे और खुलेआम से इसका बगावत करने लगे थे। अब हम देखते हैं क्या 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में विद्रोह किया गया, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह विद्रोह शुरू हो गया था। तो ये जो 1906 में शुरू हो गया, 1930 में शुरू हो गया, तो क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अंग्रेज ऐसे ऐसे नियम कानून बना रही थी जिससे कि आदिवासियों को, जनजातियों को परेशानी होने लगी थी। अब वो बगावत शुरू कर दिए थे। फिर अब है अंग्रेजों की इस देश में जीना कितना कठिन है। अंग्रेजों की इस देश में जीना कितना कठिन है, ये पॉइंट है। 1930 में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत के रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किए। अब वेरियर एल्विन जो हैं वो मध्य भारत में जो रहने वाले बैगा हैं, आदिवासी, उनके इलाकों का दौरा करते हैं। तो कब करते हैं? 1930 में करते हैं। अब जब ये दौरा करते हैं तो क्या देखते हैं, एल्विन जो है इन लोगों के, मतलब जो बैगा जो आदिवासी थे, इनके विषय में, उनके रीति रिवाजों के विषय में, उनकी कला के विषय में, उनकी संस्कृति के विषय में जानना चाहते थे। तो उनकी संस्कृति के विषय में, कला के विषय में जानने के लिए वेरियर एल्विन ने उस इलाके का दौरा किया। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मैंने आपके लिए जो ये सारांश तैयार किया है, ये कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों, हाँ, अगर आपको कोई वैसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।